तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए हमारी ना यूनिट फर्स्ट चल रही थी। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर करा था डेफिनेशन, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंसेज। तो आपने पिछली वीडियो को जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। पूरी जो प्लेलिस्ट है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो और भी सारे सब्जेक्ट हैं B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर उनकी भी वीडियोस देखनी है तो उनकी भी जो सारी प्लेलिस्ट है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे देखिए वो है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी विद हेल्थ केयर रेलेवेंस, जिसमें कौन कौन से ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, जैसे कि क्लिनिकल, हेल्थ, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इनको हम कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट में जो टॉपिक है सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन इन क्लिनिकल असेसमेंट, यहाँ तक हम पूरा कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो भी बचे हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक आपको वो है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी विद हेल्थ केयर रेलेवेंस, जिसमें साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। अभी जो ब्रांचेज है ना साइकोलॉजी की, इनका हेल्थ केयर रेलेवेंस भी आपने पढ़ना है कि भाई ये हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से कैसे संबंधित हैं, या स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, वो चीज़ भी आपने पढ़नी है ना। तो ये टॉपिक रहेगा सबसे पहले। तो वही मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल रखी है, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी विद हेल्थ केयर रेलेवेंस। तो सिंपल सा सिलेबस में आपका मेंशन कर रखा है कि देयर आर फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब इन्हीं के बारे में आपने पढ़ना है। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स और गाइडेंस मिलती रहेगी। तो सबसे पहली जो ब्रांच है देखिए वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो देखिए सिंपल से हम इसके बारे में समझेंगे। पहले इसके ना वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, वर्ड से ही चीज़ें समझ आ जाएं। जैसे मैंने वर्ड को ब्रेक करा है यहाँ पे, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल जो टर्म है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट या मरीजों से संबंधित। जैसे इसको ऐसे याद रखिए, जैसे कि क्लिनिक पर कौन जाते हैं? पेशेंट जाते हैं। तो क्लिनिकल जो टर्म है यानी कि पेशेंट से संबंधित है, ठीक है। साइकोलॉजी हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, कि मनुष्य के मन और व्यवहार की हम स्टडी करते हैं, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का मतलब जोड़ दूं तो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सभी पेशेंट की स्टडी करते हैं जिनको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होती है। उनकी जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन या और भी कोई प्रॉब्लम जो रहती है, उनको हम यहाँ पे पहचानते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस साइकोलॉजी को हम यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी कहेंगे। आई बात समझ? तो सिंपल से देखिए यहाँ पे मतलब वही लिख रखा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो सिंपल सा इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंदर हम जो भी मानसिक समस्याएं होती हैं किसी भी मरीज की, उनको हम डायग्नोस करते हैं, यानी कि पहचानते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ये हिंदी में भी बात लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने इमेज भी अटैच कर रखी है, आपको भी फट से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने इमेज में दिखा रखा है कि ये कोई पेशेंट है, इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि इसको कोई टेंशन है या डिप्रेशन वगैरह में है, तो यहाँ पे इसकी जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना, उसको पता लगाना या उसका असेसमेंट करना, साथ के साथ उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट करना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। आई बात समझ? नेम से ही समझ आ गया कि जो भी पेशेंट है उनकी जो मेंटल प्रॉब्लम है उनको पता लगाना और उनका ट्रीटमेंट करना, यह है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए जो भी साइकोलॉजी की ब्रांचेस है ना, उनको आपने ना हेल्थ केयर रेलेवेंस के साथ में कवर करना है कि इन ब्रांचेस के बारे में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो इन ब्रांचेस का हमारी हेल्थ केयर, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से कैसा संबंध है या उनका क्या महत्व है, वो भी आपने कवर करना है। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि भाई आप एज ए B.Pharm स्टूडेंट क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वही है हेल्थ केयर रेलेवेंस की, क्लिनिकल साइकोलॉजी का हेल्थ केयर रेलेवेंस क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी,
डिप्रेशन एंड सीवियर स्ट्रेस इन द पेशेंट। कि जो भी मरीज होते हैं, ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उनकी जो भी टेंशन है, डिप्रेशन है या जो भी तनाव है उसको दूर करने में मदद करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज करो ना किसी एक पेशेंट को कैंसर हो रखा है। अब देखिए कैंसर तो उसको फिजिकली अंदर से तो परेशान या डैमेज कर ही रहा है, पर उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो उसके दिमाग में चल रही है कि भाई मेरे को कैंसर हो गया, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब मेरे पे दवाई कोई काम नहीं करेगी, है ना, मैं मर जाऊंगा। इस तरीके से जो ख्याल आ रहे हैं, जिस तरीके से वो और ज़्यादा डिप्रेस होता जा रहा है, वो उसको और भी ज़्यादा बीमार बना रहा है। बात समझ रहे हो? तो आप उनको यहाँ पे समझा पाओगे कि भाई आप परेशान मत होइए, आप रेगुलरली दवाई कीजिए, है ना, ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आप अच्छे से ठीक हो जाओगे, परेशान मत होइए। मतलब इस तरीके से पूरी गाइडेंस देनी होती है, सिर्फ दवाई ही नहीं देना, प्रॉपर गाइडेंस, उनके ख्याल रखना। तो ये सब इसमें आपने पढ़ना है। आई बात समझ? तो पहला पॉइंट है ये। दूसरा यहाँ पे कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट। कि जो पेशेंट महीनों भर 2 महीनों भर जो हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, वो परेशान रहते हैं, अकेलापन रहता है, डर रहता है। तो उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में ये क्लिनिकल साइकोलॉजी रोल निभाएगी। तो यहाँ पे देखिए वही आपकी हिंदी भी लिख रखी है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं कि हम इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे हिंदी का भी यूज़ करते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी चीज़ें समझ आ जाएँ। और यहाँ पे हम कुछ इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ आपको देख करके विजुलाइज होकर के समझ आ जाए। तो अगर आपको इस तरीके से सारे नोट्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट के विद कंप्लीट लेक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको ना हमारे एक बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो आपको B.Pharm के सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे कई सारे सेमेस्टर्स रहेंगे, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो आपने न्यू जो टैब है उस पर क्लिक करना है, वहाँ पे जो बैच चल रहा है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब दूसरी जो ब्रांच है देखिए वो है यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी, जिसकी नेम बता रहा है, मैं आपको वर्ड ब्रेक करके बता देता हूँ। हेल्थ प्लस साइकोलॉजी, हेल्थ का मतलब यानी कि हमारा स्वास्थ्य है, साइकोलॉजी बोले तो जिसमें हम हमारे माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं। कि हेल्थ साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम अपने माइंड और बिहेवियर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ पर या हमारी बीमारी पर, ये समझते हैं, वही हमारी हेल्थ साइकोलॉजी कही जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वही मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है कि हेल्थ साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ द माइंड एंड बिहेवियर अफेक्ट हेल्थ एंड इलनेस। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। अब यही देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको ना पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। बाकी मैंने एक इमेज लगा रखी है, आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे। कि देखिए एक तरफ हमारा माइंड है यानी कि मन, जैसे कि क्या हमारे थॉट्स हैं, क्या इमोशन है या स्ट्रेस वगैरह हम ले रहे हैं कि नहीं, या बिलीव्स वगैरह, ठीक है। दूसरी तरफ हमारी बिहेवियर है, हमारी आदतें, जैसे कि अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करना, सही खाना खाना, पूरी नींद लेना, हार्मफुल हैबिट जो भी है उनको अवॉइड करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। अब जो हमारा मन है और जो हमारा बिहेवियर है, इसका हमारी बॉडी पर या हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, वही है हेल्थ साइकोलॉजी। देखिए अगर हमारे थॉट अच्छे हैं कि हम अच्छे से रहते हैं, खुशी रहते हैं ना, स्ट्रेस फालतू में नहीं लेते, और साथ के साथ हमारी जो एक्टिविटी है जैसे फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छे से नींद लेते हैं, कोई नशा वगैरह भी नहीं करते, है ना, थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह भी मैनेज करते हैं, टहलते वगैरह भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों से क्या रहेगा, हमारी जो हेल्थ है एकदम अच्छी रहेगी, बेटर हेल्थ रहेगी। अगर यही माइंड और बिहेवियर ये बिगड़ा, यानी कि अगर हमें स्ट्रेस हुआ, हमने फालतू में एंजाइटी वगैरह ली, या हमने यहाँ पे गलत खाना खाया, नींद पूरी नहीं की, या हम सिगरेट या फिर कोई भी यहाँ पे शराब वगैरह पीने लग गए, तो इसका बुरा असर पड़ेगा हमारी हेल्थ पर। तो यानी हमारा मन और हमारा बिहेवियर कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ को, वही है हेल्थ साइकोलॉजी। अब बात करते हैं हेल्थ केयर रेलेवेंस क्या है हेल्थ साइकोलॉजी का। तो देखिए पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी। कि ये जो हेल्थ साइकोलॉजी है हमको ये समझने में मदद करती है कि हमारा जो मन है उसका हमारी बॉडी के साथ में क्या कनेक्शन है। अगर हमारे मन में या हमारे बिहेवियर में कुछ भी चेंजेस हुए तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी। एग्जाम्पल, जैसे मेंटल स्ट्रेस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई BP एंड अल्सर। कि अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है ना, तो उसका BP बढ़ जाता है, या उसको पेट में अल्सर, छाले वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या अफेक्ट हो रही है, हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। किससे अफेक्ट हो रही है, हमारे मन से या हमारे बिहेवियर से। दूसरा यहाँ पे, इट प्रमोट्स ए हेल्दी लाइफस्टाइल टू प्रिवेंट डिजीज। कि ये जो हेल्थ साइकोलॉजी है
ये जो भी हेल्थी लाइफस्टाइल है उसको बढ़ावा देती है कि अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल रखोगे, अगर आपकी आदतें अच्छी रहेंगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आप स्ट्रेस कम लोगे, फालतू में परेशान कम रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पे ठीक रहेगी। तो एज ए फार्मासिस्ट अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आप उसकी अच्छे से यहाँ पे काउंसलिंग कर पाओगे, उसको समझा पाओगे कि आपने फालतू में स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने अच्छी एक्टिविटी करनी है, आपने टाइम पे खाना खाना है, अपने टाइम पे अच्छी तरीके से नींद पूरी करनी है, तो आपकी हेल्थ यहाँ पे और जल्दी इंप्रूव होगी। तो ये है इसका हेल्थ केयर रेलेवेंस। अब तीसरी जो ब्रांच है देखिए वो है यहाँ पे बिहेवियरल साइकोलॉजी। देखिए बिहेवियरल साइकोलॉजी नेम बता रहा है इसका कि साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जो भी इंसान है उसका क्या बिहेवियर है, उसको हम कैसे सीख सकते हैं और किसी भी इंसान के गलत बिहेवियर को कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं, ये सब हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई पेशेंट है, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ये यहाँ पे अरुण नाम का कोई पेशेंट है, ये टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहा है ना, इसकी गंदी आदत है। तो इसको हम टाइम टाइम पर ना या तो रिमाइंड कराएंगे, उसको याद दिलाएंगे या उसको कुछ रिवार्ड देंगे, तो उसकी जो बुरी आदत है कि दवाई टाइम पे नहीं लेता है वो सही आदत यानी कि हेल्दी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। बस यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी में। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे कि बिहेवियरल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ इट इज़ लर्न। तो साइकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इंसान के ना बिहेवियर की स्टडी करते हैं और उसको कैसे सीखा जा सकता है और साथ के साथ कैसे बदला जा सकता है ये भी समझते हैं। जैसे हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने एक इमेज लगा रखी है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये कोई इंसान है, कोई लड़का है जिसका बहुत ही अनहेल्दी बिहेवियर है कि वो स्मोकिंग करता है, जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता और ये सारी इसकी बहुत ही गलत हैबिट है। अब देखिए एज ए फार्मासिस्ट, एज ए आप साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आप उसको गाइड करेंगे, उसको याद कराएंगे, या तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, वो सारी चीज़ें कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो अपने अनुभव से वो सीखेगा, या किसी दूसरे को ऑब्जर्व करके, या फिर बाय प्रैक्टिस आप उसको सिखाओगे, आप उसको समझाओगे। तो यही जो उसकी गंदी जो आदतें हैं वो उसकी हेल्दी बिहेवियर में अच्छी आदतों में बदल जाएंगी। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, अच्छी आदतों को अपनाना, अच्छा जीवन जीना। तो यही है आपकी यहाँ पे बिहेवियरल साइकोलॉजी कि आप किसी भी इंसान के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं और उस गलत बिहेवियर को कैसे सही बिहेवियर में बदल सकते हैं ये भी समझते हैं। अब इसके यहाँ पे हेल्थ केयर रेलेवेंस क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट। ये पेशेंट के अंदर ना हेल्दी हैबिट डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे आप एज ए फार्मासिस्ट उनको गाइड कर सकते हैं रेगुलरली कि वो एक्सरसाइज करे या हैंड वॉश करे या टाइम पे अपनी मेडिसिन ले, तो ये उसकी हेल्दी हैबिट डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा इट हेल्प्स इन चेंजिंग अनहेल्दी हैबिट। जो भी बुरी आदतें हैं उनको आप सही आदतों में बदल सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ दो या छोड़ना, तंबाकू वगैरह को छोड़ देना, शराब को छोड़ देना। तो ये इसका हेल्थ केयर रेलेवेंस है। लास्ट में देखिए एक और ब्रांच है यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट और ग्रोथ की स्टडी करते हैं। यानी कि देखिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी इंसान ग्रो करता है, डेवलप होता है, तो उसके साथ साथ उसकी जो सोचने की क्षमता है या उसका जो यहाँ पे डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है ना, या फिर उसकी जो आदतें हैं या उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी बदलती जाती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो उस सभी की स्टडी यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखी है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कि जो भी कोई इंसान है उसका बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसकी सारी चीज़ों को समझना। जैसे बचपन में भाई जो छोटा बच्चा रहता है उसकी क्या ज़रूरतें रहती हैं, उसको बस सोना है, दूध पीना है, थोड़ा बहुत खेलना है और फिर दोबारा सो जाना है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो चीज़ों को सीखने लगता है या चलने फिरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये उसकी ज़रूरतें हैं उस टाइम पर। उसकी ज़रूरतें उस टाइम पर ये तो नहीं है कि मैं भाई क्रिकेटर बन जाऊं या मैं कोई जॉब करने लग जाऊं, ये सब नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम ये यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। जब अडल्ट यानी कि एकदम जवान होता है उस टाइम पर उसकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसको जॉब चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना है। ठीक है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जब यहाँ पे ओल्ड अवस्था में होता है
तो उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उसको वहाँ पे आराम चाहिए होता है, रेस्पेक्ट चाहिए होती है, कंफर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में जो पढ़ती है साइकोलॉजी, वही है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब आप पूछोगे कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको। देखिए, अब जो पेशेंट है ना, आपका छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा बूढ़ा इंसान भी हो सकता है, कोई यहाँ पे अडल्ट भी हो सकता है। तो अगर आप उसकी केयर करोगे एज ए फार्मासिस्ट, तो उसकी ज़रूरतें भी एज के हिसाब से अलग अलग होंगी। तो इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अभी आपको यहाँ पे हेल्थ केयर रेलेवेंस में समझ आ जाएगा कि क्या रेलेवेंस है इसका हेल्थ केयर से। तो पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हेल्थ नीड ऑफ पीपल एट डिफरेंट एज। कि अलग अलग जो उम्र के लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं, तो उसको समझने में ये मदद करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स नीड डिफरेंट केयर। कि बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं, अगर दो पेशेंट, एक तरफ बच्चा है, एक तरफ कोई बड़ा बूढ़ा इंसान है, तो दोनों की ज़रूरतें एज ए पेशेंट अलग अलग रहेंगी। तो आपको दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करना है। जैसे कि बड़ा बूढ़ा इंसान है, हो सकता है आप उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको दवाई के बारे में समझा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहा है सही से, तो थोड़ा जोर से उसको समझना, थोड़ा प्यार से उससे पूछना, है ना। अगर बच्चा है तो उसको खिलौना वगैरह या किसी और मदद से उसको समझाना, है ना। तो इस तरीके से दोनों की ज़रूरतें यहाँ पे अलग अलग हैं। बाकी एक और है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। कि हर एक स्टेज ऑफ लाइफ पर, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या किशोरावस्था में हो, तो हर एक स्टेज पर ये बेटर केयर देने में, प्रॉपर केयर देने में आपकी मदद करेगा। कौन? ये आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये आपने सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं साइकोलॉजी की। आई होप इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और एज ए फार्मासिस्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं वो भी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ रही होंगी। तो हमने हेल्थ केयर रेलेवेंस के साथ ये यहाँ पे कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे देखिए, सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन इन क्लिनिकल असेसमेंट। तो देखिए वही मैंने हेडिंग लिख रखी है। तो देखिए टॉपिक क्या कह रहा है कि क्लिनिकल असेसमेंट में ये जो तीन टर्म है, सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन, ये क्या है और इनका क्या रोल है वो आपने जानना है। अब पहले सवाल उठता है कि भाई आखिर ये क्लिनिकल असेसमेंट ही क्या है, फिर बाद में इन तीनों टर्म का मतलब जानेंगे। तो वही मैंने हेडिंग लिख रखी है। तो सिंपली देखिए मैंने वर्ड को ब्रेक कर रखा है, क्लिनिकल प्लस असेसमेंट। देखिए क्लिनिकल का मतलब होता है, जिसके आपको बताया था, रिलेटेड टू पेशेंट, यानी कि मरीजों से संबंधित। एंड असेसमेंट का मतलब होता है मीन्स एग्जामिनेशन, यानी कि जांच करना। तो क्या मतलब निकला, बिल्कुल भी रटना नहीं है यहाँ पे, कि जो भी मरीज हैं उनकी जांच करना। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि क्लिनिकल असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ए पेशेंट्स फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। कि कोई भी मरीज है, उसकी फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन बोले तो कि अभी उसको कोई फीवर तो नहीं है, उसका बीपी कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो चेक करना। साथ के साथ उसकी मेंटल कंडीशन भी चेक करना, क्या वो सही से किसी भी चीज़ को महसूस कर पा रहा है, क्या उसकी याददाश्त सही है, क्या वो अटेंशन दे पा रहा है किसी भी चीज़ को। तो ये सब चीज़ें समझना, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों कंडीशन को समझना या जांचना ही यहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में भी दिखा रखा है कि कोई आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ये सामने पेशेंट है, तो इस पेशेंट से सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। उससे पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है, और फीवर वगैरह है तो वो थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं, बीपी वगैरह है तो बीपी मीटर से चेक कर रहे हैं। बाकी जो मेंटल जो कंडीशन है उसको पूछते हैं, बातचीत से समझते हैं। तो ये सब चीज़ों को पता लगाना, जांचना ही यहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट है। अब देखिए यहाँ पे आप क्यों पढ़ रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट। देखिए जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा दवाई लेने या फिर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं कि दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है। तो पहले तो आपको उसकी कंडीशन ही पता होनी चाहिए कि अभी जो भी पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, क्या उसकी जो बीमारी है थोड़ी बहुत ठीक हुई है या नहीं हुई है ना, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है। साथ के साथ जो पेशेंट, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, क्या वो सही से सुन पाएगा जो भी मैं कहूँगा, क्या जो भी मैं उसको समझाऊंगा क्या वो उसी तरीके से दवाई ले पाएगा, उसकी मेमोरी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल असेसमेंट आपको मतलब समझ आया। अब देखिए क्लिनिकल असेसमेंट में ना तीन चीज़ आपको समझनी है, सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन। यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग क्लिनिकल असेसमेंट, अगर आप क्लिनिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो अगर आपने मेंटल कंडीशन को समझना है किसी भी पेशेंट की, तो तीन चीज़ें आपने यहाँ पे चेक करनी होंगी। पहला है सेंसेशन, कि जो भी मरीज है वो क्या महसूस कर रहा है। दूसरा है परसेप्शन,
जो भी मरीज से आप बोल रहे हो वो उसको कितना समझ रहा है। तीसरा है अटेंशन, जो भी मरीज को आप दवाइयों के बारे में समझा रहे हो कि सुबह लेना है शाम लेना है, तो वो कितना अटेंशन कितना ध्यान दे रहा है। इन तीनों चीज़ों से यहाँ पे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलता है। अगर पेशेंट की मेंटल कंडीशन सही है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे दवाइयाँ दोगे। अगर मेंटल कंडीशन सही नहीं है तो आप उस पर और जोर दे करके और अच्छे से कम्युनिकेट करके उससे बातचीत करके समझा करके यहाँ पे उसको दवाइयों के बारे में बताओगे। तो पहला क्या चीज़ समझनी है, पहला है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को महसूस करने की प्रोसेस। जैसे सेंस प्लस एसन, सेंस बोले तो मीन्स फील महसूस करना, एसन एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है प्रोसेस, कि किसी भी चीज़ को महसूस करने की प्रक्रिया ही हमारी सेंसेशन कही जाती है। जैसे मैंने इस हाथ में अपने इस निब को चुबा दिया तो अभी मैं सेंस कर पा रहा हूँ, मेरी जो ये स्किन है सेंस कर पा रही है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही है कि यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। या मैंने अपने हाथ पे बर्फ़ रख दी तो मेरे को फील होगा कि कुछ ना कुछ ठंडा रखा है। तो इसी प्रोसेस को हम सेंसेशन बोलते हैं। तो सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन सच एज टच, पेन, साउंड, लाइट एंड स्मेल थ्रू द सेंस ऑर्गन। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो इन सभी से इंफॉर्मेशन रिसीव करने की प्रोसेस हमारी सेंसेशन कही जाती है। अगर आप क्लिनिकल असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट की, अगर आप जांच कर रहे हैं उसकी मेंटल कंडीशन की, तो पहले आपने ये चेक करना है कि उसके जो सेंसरी ऑर्गन है, आँख, कान, नाक, जीभ या स्किन वगैरह, वो सही से सेंस कर पा रहे हैं क्या, वो अच्छे से महसूस कर रहा है ना चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। अब यही देखिए हिंदी में भी लिख रखा है। तो अब इसका क्लिनिकल असेसमेंट में क्या रोल है, अगर आप सेंसेशन को समझ लोगे कि भाई अच्छे से कोई भी मरीज सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उससे क्या पता चलेगा, लिखा है इट हेल्प्स टू चेक द पेशेंट्स एबिलिटी टू फील सेंसेशन। ये हमको यह जांचने में मदद करता है कि मरीज चीज़ों को सही से महसूस कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। दूसरा है पे परसेप्शन, कि जो भी चीज़ें वो सुन रहा है या जो भी चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं या जो भी चीज़ आप उसको बता रहे हो वो उसको कितना समझ रहा है, परसेप्शन। दूसरा है यहाँ पे हेडिंग परसेप्शन। परसेप्शन जो दो वर्ड से मिलकर बना है, परसीव प्लस सन। परसीव मीन्स अंडरस्टैंड यानी कि समझना, सन ये भी आपका यहाँ पे एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है प्रोसेस, कि किसी भी चीज़ को समझने की जो प्रक्रिया है उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है डेफिनेशन कि परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द सेंसरी ऑर्गन। कि जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, जैसे सामने सपोज करो कोई बिल्ली दिख रही है, तो क्या पेशेंट सच में समझ पा रहा है कि वो बिल्ली है। अगर आप उससे कुछ बोल रहे हैं कोई दवाई के बारे में, तो क्या सच में वो समझ पा रहा है कि वही दवाई है। तो ये चीज़ पहले जांचनी आपको पड़ती है कि आपको पता चल सके कि अभी मेंटल कंडीशन क्या है पेशेंट की। ठीक है, तो परसेप्शन भी आपने यहाँ पे समझना या जांचना होता है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए रोल इन क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में क्या रोल है परसेप्शन का। देखिए परसेप्शन किसी भी इंसान की जो माइंड की अभी क्या कंडीशन है उसको पता लगाने में रोल निभाएगा। कैसे, इट हेल्प्स टू चेक हाउ द पेशेंट अंडरस्टैंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन, कि उसके जो सेंसरी ऑर्गन जो भी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, जैसे कि उसकी जो नाक है या उसकी जो कान है, आँख है या उसकी जो स्किन है, जो भी इन्फॉर्मेशन भेज रही है क्या वो उसको अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे पॉइंट है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है मीन्स फोकस यानी कि ध्यान देना, कि एज ए फार्मासिस्ट अगर आप किसी भी दवाई के बारे में बता रहे हैं तो वो पेशेंट कितना फोकस से उस चीज़ को सुन पा रहा है कि ये सुबह लेना है या शाम लेना है या खाना खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है। तो अगर अटेंशन है उसका तो आप समझ पाओगे कि उसकी माइंड की कंडीशन अभी कैसी है। अगर अटेंशन दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा है तो आपने उसको इंगेज करना है, उसको अपने ऊपर फोकस कराना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से साइकोलॉजी को समझने के लिए चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या रहेगी कि अटेंशन इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी। कि अटेंशन क्या है, किसी भी एक व्यक्ति पर, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर या एक्टिविटी पर ध्यान से देखना या ध्यान देना, वही आपका अटेंशन कहा जाएगा। ठीक है, अब अटेंशन का क्या रोल है क्लिनिकल असेसमेंट में। देखिए अगर आप क्लिनिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो अटेंशन को समझ करके आप ये जांच कर पाएंगे कि भाई जो भी पेशेंट है उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। लिखा है कि इट हेल्प्स टू चेक द पेशेंट्स एबिलिटी टू फोकस, कि ये हमको ये समझने में मदद करता है कि कोई भी जो मरीज है वो किसी भी एक बात पर या किसी भी एक चीज़ पर या किसी भी पर्सन पर कितना ध्यान दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है सेंसेशन, परसेप्शन और अटेंशन, ये आपने क्लिनिकल असेसमेंट में समझना है।
क्लिनिकल असेसमेंट मैंने आपको बताया था कि मरीज की फिजिकल और मेंटल कंडीशन की जांच करना। फिजिकल कंडीशन की जांच तो आप मशीन से कर सकते हो, जैसे कि फीवर को थर्मामीटर से नाप सकते हो, बीपी को स्फिग्मोमैनोमीटर से नाप सकते हो, पर मेंटल कंडीशन की जांच कैसे करोगे उसके लिए आपने इन तीनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका यहाँ पे टॉपिक। बाकी जो नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे यूनिट में टॉपिक बचे हुए हैं, लर्निंग एंड मेमोरी यहाँ से लेकर हेल्थ कॉन्टेक्स्ट तक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।